भारत में कभी नहीं आते। अब और एक तीसरा तर्क है जो भारत सरकार हमें हमेशा देती रहती है। भारत सरकार का ये कहना है कि विदेशी कंपनी आती है तो हाई टेक आता है, इस देश में टेक्नोलॉजी आती है, और टेक्नोलॉजी आएगी तो देश को तरक्की होगी, विकास होगा। तो तकनीकी लाने के लिए विदेशी कंपनियों को बुलाया जाता है। जो जो विदेशी कंपनियां भारत में आकर व्यापार करती हैं, उनके जो समझौते हैं भारत सरकार से, तो उसमें तकनीकी किस तरह की आती है वो जानने के लिए हम लोगों ने जब दस्तावेज देखे तो मामला बिल्कुल उल्टा नजर आया, चित्र दूसरा ही नजर आया। पता ये चला कि 90% से ज्यादा विदेशी कंपनियां कोई तकनीकी लेके आती ही नहीं। तो आप बोलेंगे वो क्या करते हैं? वो शून्य तकनीकी के क्षेत्र में व्यापार शुरू करते हैं और उद्योग लगाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, साबुन बनाने का काम है, ये शून्य तकनीकी का काम है। इसमें विदेशी कंपनियां घुस गई हैं भारत में और खूब तरह के साबुन बना बना के बाजार में बेच रहे हैं। साबुन बनाना कोई हाईटेक काम नहीं है, उच्च तकनीकी का काम नहीं है। उसमें विदेशी कंपनियां घुसी हुई हैं जिनकी संख्या कम से कम 50 है। हिंदुस्तान लीवर है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, कोलगेट पामोलिव है, ऐसी 50 से ज्यादा विदेशी कंपनियां साबुन बना के बेच रही हैं, अलग अलग नाम से। लाइफ बॉय, लक्स, लिरिल, रेक्सोना, पियर्स, कैमे, पामोलिव, डव, जॉनसन एंड जॉनसन बेबी सोप वगैरह वगैरह, ये सब साबुन विदेशी कंपनियों के हैं। इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि साबुन बनाना बहुत सरल काम है, आसान काम है, आप भी बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो आपको 15-20 मिनट से आधा घंटे के अंदर साबुन बनाना सिखाया जा सकता है। कोई भी आसानी से अपने घर में साबुन बना सकता है। कोई बड़ा भारी काम नहीं है, कोई मशीन नहीं लगती है, हाथ से हो जाता है। मशीन तो लगती है उसकी कटिंग करने में और उसको डिजाइन देने में, उसकी पैकिंग करने में। साबुन बनाने में कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है मशीन। और 50 से ज्यादा विदेशी कंपनियां इसी में घुसी हुई। इसी तरह से क्रीम है, पाउडर है, लिपस्टिक है, नेल पॉलिश है, शैम्पू है, खाने पीने के बिस्किट्स हैं, चॉकलेट है, टॉफी है, पाव रोटी है, डबल रोटी है, ये चिप्स है, टमाटर की चटनी है, आम का अचार है, और नमक को डब्बे में भर के बेचने की कला है, और गेहूं का आटा बना के उसको बेचने का काम है। ये सब शून्य, पानी बोतल में भर के बेचने का काम है। इसमें किसी में कोई हाईटेक नहीं है, कोई उच्च तकनीकी नहीं। आप मुझे बताइए, आलू से चिप्स बनाना कौन नहीं जानता इस देश में? कौन सा ऐसा परिवार है जिस परिवार की मां या बहन या बेटी आलू से चिप्स नहीं बना सकती? और उसको बनाने के लिए अमेरिका से कंपनी आई है, पेप्सी कोला, वो चिप्स बना के बेचती है। टमाटर से चटनी बनाना ऐसा कौन सा हाईटेक काम है जिसको हमारे घर में कोई नहीं कर सके? और टमाटर की चटनी बनाकर बेचने के लिए हमारे देश में विदेशी कंपनी है। इसी तरह से आम का अचार डालना कौन सी ऐसी खास बात है जिसके लिए विदेशी कंपनी की जरूरत है? मैंने एक बार एक छोटा काम किया था, आंध्र प्रदेश में कितने तरह के आम के अचार डाले जाते हैं उसकी एक सूची बनाई थी। सारे आंध्र प्रदेश में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में आम के 585 तरह के अचार डाले जाते हैं पूरे आंध्र प्रदेश। अभी आप बताइए, हमारे एक राज्य में 585 तरीके से आम का अचार डाला जाता हो, उस देश में कोई विदेशी कंपनी आके हमको कहे कि देखो हमारा आम का अचार ये हाईटेक आइटम है, ये मूर्खता है और कुछ नहीं। और हमारे आम के अचार में माताएं बहनें पता नहीं क्या उसमें कुशलता और कारीगरी करती हैं कि 20-20 साल तक खराब ही नहीं होता बिना किसी प्रिजर्वेटिव के। विदेशी कंपनियों को तो 20 किस्म के केमिकल डालकर उसको प्रिजर्व करना पड़ता है, सुरक्षित रखना पड़ता है। हमारी माताएं बहनें तो वो तेल का पता नहीं कैसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं और कुछ कुछ मसालों के साथ कि वो 20 साल तक ऐसे ही सुरक्षित रहता है। मैंने आंध्र प्रदेश में एक स्थान है विशाखापट्टनम में, मैं व्याख्यान देने गया था 3 साल पहले। तो जिस सज्जन के घर में मैंने खाना खाया था उन्होंने 20 साल पुराना आम का अचार मुझे खिलाया था। तो वो लगता था कि ये 20 साल सुरक्षित कैसे है।
तो मैंने बार बार पूछा तो उन्होंने कहा कुछ साधारण सी बात है, तेल डाला है, फिर मेथी दाना डाला है, फिर उसमें और रसोई घर में उपलब्ध जो आयुर्वेदिक चीजें हैं वो डाली है, उसी से 20 साल सुरक्षित है। विदेशी कंपनी को तो उतनी सुरक्षा हो ही नहीं पाती, वो तो 2-3 साल में ही उनका आम का अचार खराब हो जाता है। और ज्यादातर विदेशी कंपनियों के आम के अचार के पैकेट पर लिखा रहता है कि 3 महीने से 6 महीने में खा के इसको खत्म कर दीजिए, नहीं तो बेकार हो जाए। कौन सी टेक्नोलॉजी उनके पास है जो आम का अचार बेच रहे हैं, या बोतल में पानी भर के यहां बेच रहे हैं, या जूते चप्पल बनाकर बेच रहे हैं, या डबल रोटी पाव रोटी बनाकर, या बिस्किट बनाकर, या ट्रॉफी चॉकलेट बनाकर। ये सब शून्य तकनीकी के सामान है, इनमें कोई हाई टेक्नोलॉजी नहीं है। और 90% से ज्यादा विदेशी कंपनियां इसी क्षेत्र में घुसी हुई हैं, उत्पादन और व्यापार। मैं आपको नाम लेके बताता हूं। एक बड़ी विदेशी कंपनी है जिसका नाम है बाटा। बाटा की मैंने सभी बैलेंस शीट देखी जो भारत सरकार के साथ इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, इनके जो MOUs हैं, उनमें इन्होंने जो टेक्नोलॉजी लाने की बात कही है वो क्या, जूते बनाने की टेक्नोलॉजी, मोजा आप समझते हैं, जूते के अंदर आप पाँव में पहनते हैं उसको बनाने का, कपड़े बनाना हमको नहीं आता क्या, हजारों साल से भारत कपड़े का उत्पादन कर रहा है, दूसरों को दे रहा है, तो वो कहते हैं हम कपड़े बनाकर देंगे, चमड़े के थैले, चमड़े के पर्स, वॉलेट वगैरह आदि आदि, तो ये बाटा कंपनी बनाती है। इसमें एक भी सामान हाईटेक नहीं है। इसी तरह से एक कंपनी है ब्रुक बॉन्ड, जो ब्रिटिश कंपनी है, इन्होंने बोला कि हम हाईटेक हिंदुस्तान में लाएंगे। कुछ नहीं है, चाय को डब्बे में पैक करके भारत में बेच रहे हैं, कोई उसमें टेक्नोलॉजी नहीं। चाय भारत के खेतों में पैदा हो रही है, हमारे किसान उसे पैदा कर रहे हैं, उसको तोड़ने का काम हमारे मजदूर कर रहे हैं, सुखाने का काम मजदूर कर रहे हैं, बस उस चाय को वो खरीद के डब्बा बंद करके भारत में बेच रहे हैं। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी है? डब्बा बनाना कोई हाईटेक आइटम थोड़ी होता है, और डब्बा बना के उसमें चाय पैक करना कोई हाईटेक बात थोड़ी होती है। एक कंपनी है कैडबरीज, वो चॉकलेट बनाती है, बिस्किट बनाती है और आइसक्रीम बनाती है। ये तीनों जीरो टेक्नोलॉजी के आइटम है। फिर एक कंपनी है कॉलगेट पामोलिव, ये टूथपेस्ट बनाती है, टूथब्रश बनाती है, टूथ पाउडर है, साबुन है, शेविंग क्रीम है, ये सब जीरो टेक्नोलॉजी के आइटम है। फिर एक अमेरिकन कंपनी है कॉर्न प्रोडक्ट्स, वो भारत में दही बना के बेचती है। अब बताओ, दही बना के विदेशी कंपनी बेचे और वो कहें ये हाईटेक आइटम है। हम में से किसको नहीं आता दही बनाना? और हमारा दही तो विदेशी कंपनी से अच्छा होता है। विदेशी कंपनी का दही कैसा होता है? आप में से कभी कोई अमेरिका अगर गए हो या यूरोप गए हो तो वहां दही के लिए पाउडर आता है, उस पाउडर को पानी में घोल के पी जाते हैं। ना वो दही होता है, ना ताक होती है, ना मज्जिगे होता है, ना दही होता है, ना तक्रम होता, ना दही होता, वो बीच की कोई चीज होती है, उसमें कुछ भी मजा नहीं आता पीने में, वो उनका दही है। उसको वो यहाँ लाके बेच रहे हैं और हमारे कुछ पढ़े लिखे मूर्ख लोग खरीद रहे हैं। इसमें मुझे अफसोस होता है। दही बेच रहे हैं और भारत के लोग जो सालों साल से, हजारों साल से दही बनाने वाले लोग, श्री कृष्ण के देश के लोग तो दही वाले ही होंगे ना। श्री कृष्ण की तो सारी कहानी दही से शुरू होती है। अब श्री कृष्ण के देश के लोग दही बनाने के लिए विदेशी कंपनी को बुलाएं तो ये तो श्री कृष्ण का अपमान है। हमारी सरकार को इतनी भी समझ और अकल नहीं। एक कंपनी है हमारे देश में, वो सौंदर्य प्रसाधन की चीजें बेचती है, ड्यूफार उसका नाम है, कोई उसमें हाईटेक नहीं है। इसी तरह से फिस्कर्स है, फन स्कूल है, जनरल इलेक्ट्रिक है, जॉफ्री मैनर्स है, ग्लेक्सको है, गॉडफ्रे फिलिप्स है। ऐसी हमारे देश में एक दो नहीं हजारों हजारों कंपनियां हैं जिनकी लिस्ट है पूरी, जो शून्य तकनीकी के सामान ही बनाकर बेच रही हैं, कोई हाईटेक सामान नहीं। 10% कंपनियां ऐसी हैं विदेशों की जो भारतीय कंपनियों से कुछ समझौते करके थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी के सामान बनाती हैं। जैसे कार बनाने वाली कुछ कंपनियां हैं, मोटर बनाने वाली, बस बनाने वाली कंपनियां हैं। एक है ना अशोक लीलैंड, तो अशोक तो भारत की कंपनी है, लीलैंड तो ब्रिटेन की कंपनी है। इसी तरह से आपने मोटर में देखा होगा मारुति सुजुकी,
अब तो वो पूरी विदेशी हो गई, पहले आधा आधा था। फिर इसी तरह से महिंद्रा की एक गाड़ी आई है, उन्होंने एक विदेशी कोलैबोरेशन में लाई है। मोटरसाइकिल में यामाहा सुजुकी है, फिर हीरो होंडा है। तो इसमें कुछ टेक्नोलॉजी वो लाते हैं, वो 10% का हिस्सा है, और उसमें भी वो भारत में कुछ नहीं बनाते हैं। ध्यान रखिए, वहां से बना बनाया इंजन लेके आते हैं, भारत में सिर्फ उसको फिट करके बेचते हैं। जब इन कंपनियों को यह कहा जाता है कि इंजन भारत में बनाओ, तो वो कहते हैं वो नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो बनाएंगे तो रोजगार भारत के लोगों को मिलेगा, उनको रोजगार अपने देश के लोगों को देना है। तो जैसे मोटरसाइकिल वगैरह का इंजन सीधे इंपोर्ट करके आता है, इसी तरह से बड़ी बड़ी कारों के इंजन विदेशों से सीधे इंपोर्ट होके आते हैं, ट्रकों के इंजन सीधे इंपोर्ट होके आते हैं, बसों के इंजन इंपोर्ट होके आते हैं। भारत में तो सिर्फ फिट करके उसको बेचना शुरू कर देते हैं। तो टेक्नोलॉजी में कुछ 10% हिस्सा है जहां पर वो कोलैबोरेशन में काम करते हैं, लेकिन वहां भी वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करते हैं, अपने देश से बनी बनाई मशीनें लाकर भारत में फिट करके बेचते हैं। और एक हिस्सा है भारत का जो सबसे महत्व का हिस्सा है, जिसको हाईटेक कहा जाता है, उच्च तकनीकी कहा जाता है, उसमें कभी कोई विदेशी कंपनी इस देश में नहीं आती। मैं आपको नाम लेके बताऊं, सैटेलाइट बनाना हाई टेक्नोलॉजी का काम है, बहुत कठिन टेक्नोलॉजी होती है, बहुत क्लिष्ट टेक्नोलॉजी होती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। सैटेलाइट बनाना आसान काम नहीं है, लेकिन सैटेलाइट बनाने के लिए आज तक इस देश में कोई विदेशी कंपनी नहीं आई। आपको सुनकर हैरानी होगी, भारत देश ने अपना सबसे पहला सैटेलाइट 1975 के साल में छोड़ा था, जिसका नाम था आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट 1975 में हमने अंतरिक्ष में छोड़ा, और उसके बाद हमारे 20 सैटेलाइट अंतरिक्ष में गए हैं, और अभी लेटेस्ट हम तो दूसरे देशों के सैटेलाइट भी अंतरिक्ष में छोड़ने लगे हैं। इतनी तकनीकी का विकास इस देश में हुआ है, ये संपूर्ण स्वदेशी पद्धति से हुआ है, स्वदेशी के सिद्धांत पर हुआ है, और स्वदेशी आंदोलन की भावना के आधार पर हुआ है। इसमें वैज्ञानिकों ने काम किया है, वो स्वदेशी, इसमें जो तकनीकी इस्तेमाल हुई है वो स्वदेशी, इसमें जो कच्चा माल इस्तेमाल हुआ है वो स्वदेशी, इसमें जो टेक्नीशियन लगे हैं, जो मैकेनिक लोग लगे हैं, वो सब स्वदेशी। इनको छोड़ने के लिए अंतरिक्ष में जो काम हुआ है वो भी हमारी प्रयोगशालाएं स्वदेशी, इनके नियंत्रण का काम होता है वो भी प्रयोगशालाएं स्वदेशी। तो ये सारा कुछ स्वदेशी के सिद्धांत पर आधारित है सैटेलाइट के क्षेत्र में हमारा काम। और आपको मालूम है, अब सैटेलाइट छोड़ने के क्षेत्र में भारत अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन के बाद 5वें नंबर का देश हो गया है। एक जमाने में ये देश हमको चिढ़ाया करते थे कि भारत का सैटेलाइट ने देश में से छोड़ने की अनुमति नहीं देते थे। बहुत बार ऐसा होता था कि हम सैटेलाइट बनाते थे, दूसरे देशों से छोड़ने के लिए जाते थे, लेकिन वो नहीं मानते थे। अब तो हमने अपने देश में ऐसे स्टेशन विकसित किए हैं। श्री हरिकोटा ऐसा ही इस देश का बड़ा विशेष केंद्र है, जहां से हम अंतरिक्ष में रॉकेट छोड़ते हैं, सैटेलाइट लेके जाते हैं, और दूसरे देशों के सैटेलाइट भी हमारे रॉकेट लॉन्चर से हम छोड़कर आते हैं। इतनी तरक्की और इतना विकास इस देश में हुआ पिछले 30 वर्ष में, तो सिर्फ स्वदेशी की ताकत और स्वदेशी के सिद्धांत पर हुआ है। एक और उदाहरण देता हूं, मिसाइल बनाने की जो टेक्नोलॉजी है ये संपूर्ण स्वदेशी है, भारत में विकसित हुई है। आज से 30 साल पहले भारत के पास कोई मिसाइल नहीं थी अपनी, हम विदेशी मिसाइलों पर निर्भर थे। या तो रूस की मिसाइल हमें मिले या अमेरिका हमको दे। लेकिन 30 साल से इस देश के वैज्ञानिकों ने, विशेष रूप से डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने रात दिन मेहनत और परिश्रम करके मिसाइल बनाने की स्वदेशी तकनीकी विकसित की। हमने 100 किलोमीटर की मार करने वाली मिसाइल बनाई, फिर 200 की, फिर 500 की, फिर 1000 की, फिर 1500 की, अभी 2000 की, अभी 2500 की, और अब 5000 किलोमीटर की मार करने वाली मिसाइल इस देश में विकसित हो गई। और जिन वैज्ञानिकों ने ये पराक्रम किया है, जिन वैज्ञानिकों ने ये परिश्रम किया है, वो सारे वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं। उनका हम सबको बहुत सम्मान करना चाहिए कि विदेशों से बिना एक पैसे की तकनीकी लिए हुए संपूर्ण स्वदेशी और भारतीय तकनीकी पद्धति से उन्होंने मिसाइलें बनाकर दुनिया के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया।
जिन वैज्ञानिकों ने ये सारा पराक्रम किया, सारा परिश्रम किया, महत्व की बात उनके बारे में जो ये है कि वो सब यहीं पैदा हुए, यहीं बढ़े, यहीं पढ़े और यहीं रिसर्च किया और इतना ऊंचा उन्होंने स्थान दुनिया के सामने भारत का स्थित करवा दिया। आप जानते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के मिसाइल का जो प्रोजेक्ट चला उसके पितामह माने जाते हैं। हिंदुस्तान के मिसाइल की तकनीक का इतना ज्यादा स्वदेशी विकास हुआ डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिकों की रात दिन मेहनत और परिश्रम का है। और इन डॉक्टर अब्दुल कलाम को जब एक बार पूछा गया कि आप इतने महान वैज्ञानिक बन गए, इतनी ऊंची तरक्की आपने कर ली और इतना ज्यादा आप हमारे देश के वैज्ञानिकों से और विदेशी वैज्ञानिकों के समकक्ष आ गए, आप इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका मानते हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया था कि मेरी पढ़ाई मातृभाषा में हुई है, इसलिए मैं इतना ऊंचा वैज्ञानिक बन सका। आपको मालूम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पूरी पढ़ाई तमिल में हुई है। 12वीं तक वो तमिल में पढ़े। उसके बाद उन्होंने थोड़ा बहुत अंग्रेजी सीखकर अपने आप को अंग्रेजी में भी दक्ष बना लिया, लेकिन मूल भाषा जो उनकी पढ़ाई की है वो तमिल है। और हिंदुस्तान के स्वदेशी मिसाइल बनाने के प्रोजेक्ट में जितने वैज्ञानिक हैं उनकी मूल भाषा मलयालम है, मूल भाषा तेलुगु है, मूल भाषा कन्नड़ है, मूल भाषा बांग्ला है, मूल भाषा हिंदी है या मूल भाषा मराठी है या गुजराती है। हमारी मातृभाषाओं में पढ़कर निकले जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने स्वदेशी तकनीकी का विकास किया है और उन्होंने इस देश को सम्मान दिलाया है। जो विदेशों से पढ़कर वैज्ञानिक भारत में आए हैं उन्होंने हिंदुस्तान की तकनीक का विकास करने में कोई खास योगदान नहीं दिया है जितना भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान है। और एक तीसरा उदाहरण देता हूं। आज से 50 साल पहले तक सारी दुनिया भारत का नाम लेके चिढ़ाती थी कि भारत के पास कोई परमाणु बम नहीं और परमाणु बम हो भी नहीं सकता है। भारत के एक वैज्ञानिक को ये बात तीर की तरह से चुभती थी। उनका नाम था डॉक्टर भाभा, होमी जहांगीर भाभा। उनको ये तीर की तरह से चुभती थी कि भारत क्यों नहीं परमाणु बम बना सकता, दुनिया के वैज्ञानिक कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं ये काम कर सकते। और उन्होंने सपना देखा और उनके सपने में दूसरे वैज्ञानिक एक एक करके शामिल हुए और वो वैज्ञानिकों के परिश्रम पराक्रम का कमाल देखो, उनके अभिक्रम का कमाल देखो कि भारत ने सारी दुनिया के सामने सिद्ध कर दिया कि हम परमाणु बम भी बना सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसका परीक्षण भी कर सकते हैं। और परीक्षण हमने कर दिया। आप जानते हैं सबसे पहला परीक्षण 1974 में किया श्रीमती गांधी के समय में, और उसके बाद 3 परीक्षण उसके बाद हमने किए और हमने ये परमाणु परीक्षण करके सिद्ध कर दिया कि अमेरिका या फिर फ्रांस या तो फिर ब्रिटेन या तो फिर रूस या तो फिर चीन जैसे देशों के पास जो परमाणु हथियार हो सकते हैं वो भारत के देश के पास भी परमाणु हथियार हो सकते हैं। और परमाणु हथियार हैं हमारे पास, ये वैज्ञानिकों ने बनाकर दुनिया के सामने सिद्ध किया। इतना ही नहीं, उन परमाणु हथियारों को हम मिसाइलों पर लगाकर अंतरिक्ष में लेके जा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उनका अंतरिक्ष में उपयोग कर सकते हैं। ये सिद्धि भी हमारे वैज्ञानिकों ने अभी हासिल कर ली है और ये भी संपूर्ण स्वदेशी की ताकत पर हुआ है, संपूर्ण स्वदेशी के आग्रह पर हुआ है। और अब तो आपको एक खुशी की बात बताता हूं। अभी तक भारत के बारे में थोड़े दिनों से ये बात चल रही थी कि भारत के पास परमाणु बम है, बहुत अच्छा है, भारत अपने परमाणु बम का उपयोग अंतरिक्ष में कर सकता है, इसकी क्षमता का अंदाजा भी दुनिया के देशों को लगा। लेकिन कुछ 10 साल से भारत के बारे में दुनिया के देश ये कहा करते थे कि पानी के अंदर परमाणु बम का इस्तेमाल कर सके, भारत की अभी ये क्षमता नहीं विकसित हुई है। लेकिन अभी इसी साल भारत के वैज्ञानिकों ने एक परमाणु पनडुब्बी बना के सारी दुनिया को दिखा दिया कि पानी के अंदर अरिहंत नाम की पनडुब्बी जो इस देश ने बनाई है संपूर्ण स्वदेशी है, 100% स्वदेशी है और वो पानी के अंदर जाकर परमाणु हथियार का हमला कर सकती है, किसी भी दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकती है। दुनिया में ये क्षमता सिर्फ 3 देशों के पास है, या तो अमेरिका के पास है, या तो चाइना के पास है और या तो फ्रांस के पास है। लेकिन अब भारत के पास भी ये क्षमता आ गई है कि पानी के नीचे 100 मील तक नीचे जाकर हमारी पनडुब्बी परमाणु हथियार का उपयोग कर सकती है अगर जरूरत पड़े तो पनडुब्बी में परमाणु हथियार लगा के हमें कोई विकास करना पड़ा या
रॉकेट पर परमाणु हथियार लगा के हमें कोई विकास करना पड़ा, या धरती पर परमाणु बमों का विकास करने के लिए परीक्षण करना पड़ा, ये सारी विधा का प्रयोग स्वदेशी वैज्ञानिकों ने किया, स्वदेशी तकनीकी से किया, स्वदेशी आग्रह के आधार पर किया और स्वदेशी गौरव को सारी दुनिया में प्रतिस्थापित किया। ये हाईटेक चीजें होती हैं। मिसाइल बनाने का काम, सैटेलाइट बनाने का काम, परमाणु बम बनाने का काम, पनडुब्बी बनाने का काम, जलयान बनाने का काम, जलपोत बनाने का काम, टैंक बनाने का काम, टैंकर बनाने का काम, तोप बनाने का काम, बंदूकें बनाने का काम, राइफल बनाने का काम, गोला बारूद बनाने का काम, ये सब चीजें हाईटेक होती हैं और इन सब चीजों में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं स्वदेशी के रास्ते पर। और एक चीज याद आती है मुझे कि हमने तो स्वदेशी के रास्ते पर चलकर सुपर कंप्यूटर भी बना लिया और सारी दुनिया को दिखा दिया। आपको मालूम है एक पुरानी कहानी, हमारे देश के एक प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी। वो जब प्रधानमंत्री बने तो अमेरिका की यात्रा पर गए। अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने उन्होंने एक निवेदन किया कि हमको अमेरिका से एक सुपर कंप्यूटर दे दीजिए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने साफ साफ मना कर दिया कि हम किसी को अपना सुपर कंप्यूटर नहीं बेचते। श्री राजीव गांधी भारत वापस आए और बहुत परेशान थे, बहुत मायूस थे, बहुत निराश थे कि भारत को सुपर कंप्यूटर की जरूरत है और विदेश में से कोई देने को तैयार नहीं। श्री राजीव गांधी ने रूस के साथ संपर्क किया। रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि ठीक है, हम देखेंगे, सोचेंगे, देंगे। फिर एक दिन पता चला रूस के राष्ट्रपति ने भी मना कर दिया। उन्होंने कहा हम भी आपको सुपर कंप्यूटर नहीं देंगे। फिर 2-3 देशों से और संपर्क हुआ, उन्होंने भी बोल दिया नहीं देंगे। अब क्या किया जाए और कैसे किया जाए? तो भारत के कुछ स्वदेशी वैज्ञानिक इस बात के लिए तैयार हुए। उन्होंने कहा कि हम कोई भी देश की मदद के बिना सुपर कंप्यूटर बनाएंगे और सारी दुनिया को दिखाएंगे कि कोई हमको दे या ना दे, हम सुपर कंप्यूटर अपना खुद बनाएंगे। ऐसे एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है डॉक्टर विजय भटकर। पुणे में रहते हैं, मूलतः मराठी हैं। 12वीं तक की उनकी पढ़ाई मराठी मातृभाषा के माध्यम से हुई है। स्वदेशाभिमान, देशाभिमान उनमें जबरदस्त है। जैसे हम सब स्वदेशी के अभिमान के चाहक हैं, ऐसे ही वो भी स्वदेशी अभियान के बहुत बड़े चाहक हैं। उन्होंने संकल्प लिया और श्री राजीव गांधी को कहा कि आप थोड़ा समय दीजिए, थोड़े पैसे दीजिए, हम आपको सुपर कंप्यूटर बनाकर देंगे। श्री राजीव गांधी ने उनको एक प्रोजेक्ट दिया, थोड़े पैसे दिए और उनको कुछ समय दिया गया और वो समय में उन्होंने सुपर कंप्यूटर बनाने का संकल्प ले लिया। आपको सुनकर हैरानी होगी, जितना समय दिया था और जितने पैसे दिए थे, दोनों को बचाते हुए समय से 6 महीने पहले भारत का पहला सुपर कंप्यूटर उन्होंने बना दिया जो सारी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ, और उसी का नाम है परम 10,000। ये परम 10,000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बना और अद्भुत तरीके से बना। सीरीज में सुपर कंप्यूटर दुनिया के देशों ने पहली बार देखा बनते हुए, वो भारत में बना और वो सुपर कंप्यूटर बना। फिर उस टीम ने दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया और अब हिंदुस्तान ने अभी तक 56 से ज्यादा सुपर कंप्यूटर बनाकर दूसरे देशों को बेच दिए। और कनाडा जैसे देशों ने हमारे सुपर कंप्यूटर खरीदे। अब तो अमेरिका हमारे सुपर कंप्यूटर खरीदने को चाहता है। कारण पता है क्या है? भारत का सुपर कंप्यूटर अमेरिका से 10 गुना सस्ता है और 100 गुना ज्यादा स्पीड पे काम करता है। कीमत में 10 गुना कम है और सुपर कंप्यूटर की स्पीड अमेरिकन सुपर कंप्यूटर से 100 गुनी ज्यादा है। कीमत भी कम हो, क्वालिटी भी अच्छी हो, ऐसा अद्भुत काम हमारे देश के वैज्ञानिक करके दिखा सकते हैं। तो मेरा ये कहना है, इतने सारे उदाहरण देने के पीछे एक ही कारण है, वो ये कि भारत में तकनीकी का जितना विकास हो रहा है वो सब स्वदेशी के ताकत पर हो रहा है, स्वदेशी के आग्रह से हो रहा है, स्वदेशी गौरव, स्वदेशी अभिमान के साथ हो रहा है। कोई विदेशी कंपनी हमको टेक्नोलॉजी देने नहीं आ रही है और वो कभी आएंगे भी नहीं, क्योंकि जो उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको लाकर वो कभी भी हमको नहीं देंगे। हाँ, एक चीज हमें ध्यान रखनी है, कोई भी विदेशी कंपनी भारत को आकर अगर टेक्नोलॉजी देगी तो उनकी 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी हमको देगी।
जो उनके देश में बेकार हो चुकी है, जिसका वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो उनके लिए फेंकने लायक है, डंप करने लायक है, वही टेक्नोलॉजी वो हमको देंगे। वो कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमको लाकर नहीं देने वाले। अब मैं उदाहरण से बताता हूं। अमेरिका की बहुत सारी कंपनियों ने भारत में एक टेक्नोलॉजी लाई है जो अमेरिका में पिछले 20 साल से बंद हो चुकी है। वो टेक्नोलॉजी जानते हैं क्या है? कीटनाशक बनाने वाली टेक्नोलॉजी, पेस्टिसाइड्स बनाने वाली टेक्नोलॉजी, इंसेक्टिसाइड बनाने वाली टेक्नोलॉजी। मैं नाम लेके बताता हूं। जो कीटनाशक अमेरिका में 20 साल पहले बंद हो चुके हैं बनना और बिकना, और उनके कारखाने उनके यहां बेकार हो गए। 20 साल पहले वो कारखाने चलाते थे और वो कारखाने उन्होंने लगाए थे दूसरे विश्व युद्ध में। आपको एक बहुत रोचक जानकारी बताता हूं। ये जो कीटनाशक बनाने वाले कारखाने होते हैं और ये रासायनिक खाद बनाने वाले जो कारखाने होते हैं, यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट, एंडोसल्फान, मेलाथियान, पैराथियान, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्लोरोपाइरीफॉस, मोनोक्रोटोफॉस, डाइक्रोमेट, ये सारे जहरीले रसायन बनाने वाले जो कारखाने होते हैं, ये सब लगाए गए थे अमेरिका और यूरोप में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 में। 1939 से 1945 के बीच में ये सारे कीटनाशक और जहरीले रसायन बनाने वाले कारखाने लगे यूरोप और अमेरिका में। क्यों? क्योंकि उस समय बम बनाने में इन सभी जहरीले रसायनों का इस्तेमाल होता था और दूसरे विश्व युद्ध में लाखों करोड़ों रुपए के बम बिके हैं, हथियार बिके हैं, ये सब आप जानते हैं। और उन हथियारों और बम के कारण 2 करोड़ से ज्यादा लोग मरे हैं दूसरे विश्व युद्ध में, ये भी आप जानते हैं। तो ये हथियार बनाने के लिए रासायनिक सामान बनाए जाते थे, उनके कारखाने लगाए। बाद में क्या हुआ? दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया, रासायनिक हथियार बिकना बंद हो गए, बम बिकना बंद हो गए, तो बम को बनाने वाला जो कच्चा माल होता था, रॉ मटेरियल, वो बिकना बंद हो गया। तो इन सब देशों ने क्या रास्ता निकाला कि जो कच्चा माल है, उनके पास रॉ मटेरियल है, वो दूसरे देशों में बेचा जाए और दूसरे देशों में उसकी खपत कराई जाए। तो दूसरे देशों में उस कच्चे माल को बेचने के लिए रासायनिक खाद और कीटनाशक बना लिए और धीरे धीरे अपने देश से उन्होंने सारा उत्पादन बंद कर दिया। आज से 20 साल पहले अमेरिका ने रासायनिक खाद और कीटनाशक के जो जो कारखाने बंद किए, वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी उन्होंने भारत को उठा के दे दी और हमने वो खरीद ली। यूरोप के देशों ने हमको वो कारखाने बेच दिए, हमने खरीद लिए। तो भारत में अब जहर बनाने वाले कारखाने हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड यहां बनता है, डीडीटी यहां बनता है, क्लोरोपाइरीफॉस बनता है, मोनोक्रोटोफॉस बनता है, डाइक्रोमेट बनता है। ऐसे 56 से ज्यादा जहरीले रसायन हैं जो अमेरिका और यूरोप में बनना बंद हो चुके हैं, लेकिन वो भारत में बनते हैं। यहां पर उनका माल बिकता है, बेचे जाते हैं और किसानों को फंसा फंसा कर खेतों में उनको डलवाया जाता है। ये टेक्नोलॉजी विदेशों ने हमको दी है और इस टेक्नोलॉजी का जानते हैं साइड इफेक्ट कितना है। एक ही घटना सुनाता हूं, आप उससे अंदाजा लगाइए। 1984 में अमेरिका की एक कंपनी ने अमेरिका से अपना कारखाना उठाकर भारत में लगाया। उस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड और वो कारखाना लगा भोपाल में, और भोपाल में लगा बहुत घनी बस्ती के बीच में, जवाहर नगर में। तो वहां यूनियन कार्बाइड का कारखाना लग गया। उस कारखाने में उन्होंने एक जहरीला सामान बनाना शुरू किया जिसका नाम था 777, 777, एक कीटनाशक वो बनाते थे। उसमें जहरीले रसायन और गैसों का इस्तेमाल करते थे और एक दिन वो जहरीली गैस का सिलेंडर फट गया, उसमें से हजारों टन जहरीली गैस निकली और भोपाल में 17,000 लोग एक ही रात में तड़प तड़प कर मर गए और 1 लाख से ज्यादा लोग जिंदगी भर के लिए विकलांग हो गए। किसी के फेफड़े गल गए, किसी की किडनी खराब हो गई, किसी का लीवर चला गया, किसी की आंखें चली गई, किसी की सुनने की शक्ति चली गई, किसी की प्रोक्रिएशन की ताकत खत्म हो गई। ऐसी विकलांगता में 1 लाख से ज्यादा लोग, और आने वाली पीढ़ियों पर उसका असर है क्योंकि अभी तक भोपाल में बच्चे पैदा होते हैं, इस दुर्घटना के बाद वो विकलांग पैदा होते हैं, जबकि इस घटना को 25 साल से ज्यादा गुजर गए। तो ये टेक्नोलॉजी आई हमारे देश में अमेरिका से, जो उनके यहां काम में नहीं आती, रिजेक्ट हो गई है, रिडेंडेंट है, वो टेक्नोलॉजी लाकर उन्होंने भारत में स्थापित की और इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। मुझे दुख और अफसोस इस बात का है कि यूनियन कार्बाइड का जो एक कारखाना भोपाल में था जिससे इतनी बड़ी दुर्घटना हुई,
ऐसे 56 से ज्यादा कारखाने भारत में अलग अलग स्थानों पर लगे हुए हैं। अमेरिका और यूरोप की देशों की लाई हुई रद्दी से रद्दी तकनीकी उसमें इस्तेमाल की जा रही है और जहर का उत्पादन किया जा रहा है और ये जहर भारत के किसानों को बेचा जा रहा है। किसान उसको खेत में डाल रहे हैं, खेत में से वो गेहूं चावल चने दाल में आ रहा है, फिर वो हमारे शरीर में आ रहा है, फिर उसको खाकर हमारे शरीर में बीसियों किस्म की बीमारियां हो रही हैं। इतनी रद्दी और घटिया टेक्नोलॉजी यूरोप और अमेरिका से हमारे देश में आती है, ये हमें ध्यान देना चाहिए। वो हाई टेक्नोलॉजी हमको नहीं देते, जो टेक्नोलॉजी उनके यहां बिल्कुल काम की नहीं है, कबाड़ की है, उसको उठाकर भारत को बेच देते। इसी तरह से और एक उदाहरण बताऊं, अमेरिका की कुछ कंपनियों ने भारत में रेफ्रिजरेटर बेचना शुरू किया है। आप जानते हैं कि ये रेफ्रिजरेशन की जो टेक्नोलॉजी है ये हमारे पर्यावरण को बहुत ज्यादा प्रदूषित करती है और हमारी जो ओजोन लेयर है, जो हमारी सुरक्षा के लिए भगवान ने हमको दे रखी है, उसको खत्म करती है। तो जो रेफ्रिजरेटर बनाना अमेरिका यूरोप ने 15-20 साल पहले बंद कर दिया, वो टेक्नोलॉजी लेकर उनकी कंपनियां भारत में आई हैं और वही रेफ्रिजरेटर बेच रही हैं जो 20 साल पहले उनके देश में बंद हो चुके। इसी तरह से और भी कई क्षेत्र में केमिकल टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत सारी तकनीकी उन्होंने लाके हमारे देश को देना शुरू किया है। तो मेरा आपको कहने का एक ही अभिप्राय है, वो ये कि कोई भी विदेशी कंपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाकर भारत को नहीं देती, जरूरत की तकनीकी लाकर वो हमको नहीं देते। जिस तकनीकी की हमें जरूरत है, आवश्यकता है, वो मना कर देते हैं और जो तकनीकी हमें बिल्कुल नहीं चाहिए जबरदस्ती हमारे सिर पर थोप देते हैं, डाल देते हैं और हमारे भ्रष्ट नेता उन कंपनियों के पैसे के लालच में, रिश्वत के लालच में, घूस के लालच में इस तरह के समझौते किया करते रहते हैं। और एक जानकारी दूं, यूरोप और अमेरिका में जो केमिकल वेस्ट होता है, न्यूक्लियर वेस्ट होता है, जो उनके देश में वो डंप नहीं कर सकते, उसको लाकर भारत में बेचने के वो समझौते समय समय पे करते रहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ऐसा ही एक समझौता हुआ है। केरल में एक बहुत सुंदर स्थान है वाइपिन, वो बहुत ही खूबसूरत जगह है। वहां पर सारा केमिकल वेस्ट और न्यूक्लियर वेस्ट लाकर पश्चिमी देशों का डंप किया जाएगा, इसका समझौता होने की तैयारी चल रही। और अगर हम जागरूक नहीं रहे, हमारी आंखें और कान खुले नहीं रहे और हमने इसका विरोध नहीं किया, तो कल ये समझौता हो जाएगा और लाकर उस पूरे द्वीप को शमशान बना देंगे, वीरान बना देंगे। तो विदेशों से जो तकनीकी आ रही है उसके बारे में हमें आंखें खोल के, कान खोल के देखना समझना चाहिए, वो हमारे कितने काम की है, कितनी बेकार है। और एक दो छोटे उदाहरण से बताता हूं टेक्नोलॉजी कैसे आती है और हमको कितना तकलीफ दे जाती है। आपको याद है 15-20 साल पहले इस देश में एक टेक्नोलॉजी आई, प्रेशर कुकर बनाने की टेक्नोलॉजी। ये हमने विदेशों से लाई। हमारे देश में तो प्रेशर कुकर हमने कभी बनाया नहीं। कारण क्या है? हमको जरूरत नहीं। चीजें जो है ना वो जरूरत के हिसाब से बनती हैं। वो एक कहावत आपने सुनी है, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जो जरूरतें होती हैं, आवश्यकता होती हैं, तो आविष्कार होता है। हमको हमारे देश में कभी जरूरत नहीं लगी, इसलिए हमने प्रेशर कुकर नहीं बनाया, लेकिन विदेशों से हमने वो टेक्नोलॉजी ले आई। अब वो टेक्नोलॉजी ले आई, अब हम प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं। अब प्रेशर कुकर में जो खाना बनाते हैं, आपको मालूम है वो एल्यूमिनियम का है। और दुनिया में एल्यूमिनियम सबसे खराब धातु है खाना बनाने के लिए और खाना खाने के लिए। इसी तरह से और भी कई क्षेत्र में केमिकल टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत सारी तकनीकी उन्होंने लाके हमारे देश को देना शुरू किया है। तो मेरा आपको कहने का एक ही अभिप्राय है, वो ये कि कोई भी विदेशी कंपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाकर भारत को नहीं देती, जरूरत की तकनीकी लाकर वो हमको नहीं देते। जिस तकनीकी की हमें जरूरत है, आवश्यकता है, वो मना कर देते हैं और जो तकनीकी हमें बिल्कुल नहीं चाहिए जबरदस्ती हमारे सिर पर थोप देते हैं, डाल देते हैं और हमारे भ्रष्ट नेता उन कंपनियों के पैसे के लालच में, रिश्वत के लालच में, घूस के लालच में इस तरह के समझौते किया करते रहते हैं। और एक जानकारी दूं, यूरोप और अमेरिका में जो केमिकल वेस्ट होता है, न्यूक्लियर वेस्ट होता है, जो उनके देश में वो डंप नहीं कर सकते, उसको लाकर भारत में बेचने के वो समझौते समय समय पे करते रहते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ऐसा ही एक समझौता हुआ है। केरल में एक बहुत सुंदर स्थान है वाइपिन, वो बहुत ही खूबसूरत जगह है। वहां पर सारा केमिकल वेस्ट और न्यूक्लियर वेस्ट लाकर पश्चिमी देशों का डंप किया जाएगा, इसका समझौता होने की तैयारी चल रही।
और अगर हम जागरूक नहीं रहे, हमारी आंखें और कान खुले नहीं रहे और हमने इसका विरोध नहीं किया, तो कल ये समझौता हो जाएगा और लाकर उस पूरे द्वीप को शमशान बना देंगे, वीरान बना देंगे। तो विदेशों से जो तकनीकी आ रही है उसके बारे में हमें आंखें खोल के, कान खोल के देखना समझना चाहिए, वो हमारे कितने काम की है, कितनी बेकार है। और एक दो छोटे उदाहरण से बताता हूं टेक्नोलॉजी कैसे आती है और हमको कितना तकलीफ दे जाती है। आपको याद है 15-20 साल पहले इस देश में एक टेक्नोलॉजी आई, प्रेशर कुकर बनाने की टेक्नोलॉजी। ये हमने विदेशों से लाई। हमारे देश में तो प्रेशर कुकर हमने कभी बनाया नहीं। कारण क्या है? हमको जरूरत नहीं। चीजें जो है ना वो जरूरत के हिसाब से बनती हैं। वो एक कहावत आपने सुनी है, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जो जरूरतें होती हैं, आवश्यकता होती हैं, तो आविष्कार होता है। हमको हमारे देश में कभी जरूरत नहीं लगी, इसलिए हमने प्रेशर कुकर नहीं बनाया, लेकिन विदेशों से हमने वो टेक्नोलॉजी ले आई। अब वो टेक्नोलॉजी ले आई, अब हम प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं। अब प्रेशर कुकर में जो खाना बनाते हैं, आपको मालूम है वो एल्यूमिनियम का है। और दुनिया में एल्यूमिनियम सबसे खराब धातु है खाना बनाने के लिए और खाना खाने के लिए। सारे वैज्ञानिकों की शोध इस बात पर केंद्रित है कि एल्यूमिनियम के पात्र में खाना बनाकर अगर आप खा रहे हैं तो आप धीमा जहर खा रहे हैं और ये जहर एक दिन जानलेवा होगा। मैंने इस पर थोड़ा अभ्यास किया तो पता चला कि एल्यूमिनियम के प्रेशर कुकर में बार बार खाना बनाकर जो हम खाते हैं, तो एल्यूमिनियम भारी तत्व है, हैवी मेटल है, वो शरीर में डिपॉजिट होता रहता है। और शरीर का जो एक्सक्रीटा सिस्टम है, जो जहर को बाहर निकालने वाला सारा तंत्र है, वो एल्यूमिनियम को कभी भी निकाल नहीं पाता, क्योंकि एल्यूमिनियम बहुत भारी है, बहुत हैवी है। तो वो जमा होता रहता है और जमा होते होते फिर दमा, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। मैंने विद्यार्थी जीवन में एक छोटा सा सर्वे किया था कि भारत में जो गरीब लोग होते हैं उनको दमा और अस्थमा क्यों होता है। कारण उसका ये पता चला कि ज्यादातर गरीब लोग एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना बनाते हैं और खाते हैं। ये उनके दमा और अस्थमा होने का, टीबी होने का सबसे बड़ा कारण। और आप जानते हैं कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में एल्यूमिनियम का इस्तेमाल वर्जित है। आयुर्वेद में भी स्वामी जी कह रहे हैं कि दवा नहीं बना सकते। एलोपैथी में भी एल्यूमिनियम का इस्तेमाल वर्जित है। लेकिन उस एल्यूमिनियम का करोड़ों टन में विदेशों से हम इंपोर्ट करके प्रेशर कुकर बना के घर घर में इस्तेमाल कर रहे हैं और खुद दमा, ट्यूबरकुलोसिस, अस्थमा के शिकार हो रहे हैं। हमें खुद नहीं मालूम है कि हमारे दमा का कारण प्रेशर कुकर है, हमारे दमा का कारण, हमारे कैंसर का कारण, गंभीर बीमारियों का कारण वो एल्यूमिनियम है जिससे प्रेशर कुकर बना है। किडनी फेल होने का कारण वो एल्यूमिनियम। मैं आपको एक पुरानी जानकारी देना चाहता हूं, तब आप इसकी भयावहता को समझ पाएंगे। जब अंग्रेजों की सरकार इस भारत में चलती थी और क्रांतिकारी अंग्रेजों के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते थे और उनके सत्याग्रह होते थे और आंदोलन चलते थे, तो अंग्रेज सरकार क्रांतिकारियों को जेल में बंद करती थी। और अंग्रेज सरकार का यह उद्देश्य रहता था कि ये क्रांतिकारी जल्दी से मरें। तो जेलों में जितने क्रांतिकारियों को बंद किया जाता था, उन सबको एल्यूमिनियम के पात्र में ही भोजन दिया जाता था ताकि जल्दी मरे। अंग्रेजों की सरकार ने बाकायदा इसके लिए कानून बनाया था। हमारे देश के अमर शहीद भगत सिंह को, चंद्रशेखर को, अशफाकुल्ला को, तात्या टोपे को, अजीमुल्ला को, अमजद खान को, सारे के सारे क्रांतिकारियों को जेलों में अंग्रेजों ने जब बंद किया तो एल्यूमिनियम के पात्र में उनको चाय मिलती थी, एल्यूमिनियम के पात्र में चावल, दाल, रोटी, सब्जी सब दिया जाता था ताकि इनके शरीर में एल्यूमिनियम जाए और ये क्रांतिकारी मरे, ताकि अंग्रेज सरकारों का रास्ता साफ हो। इस आधार पर अंग्रेज ये कानून बनाकर चलाया करते थे। अंग्रेजों के जाने के 63 साल के बाद भी हमारे देश की जेलों में अभी भी कैदियों को एल्यूमिनियम के बर्तनों में ही खाना मिलता है, क्योंकि अंग्रेजों के समय का जेल का कानून अभी तक बदला नहीं गया है। आप सोचिए कि कैदियों को जल्दी मार डालने के लिए अंग्रेज एल्यूमिनियम पात्र में भोजन दिया करते थे और कैदियों की मजबूरी होती थी, क्रांतिवीरों की मजबूरी होती थी उसमें भोजन खाना। लेकिन हमने तो हमारे घर में प्रेशर कुकर लाकर अपनी इच्छा से, अपने शौक से अपने मरने का इंतजाम किया हुआ है। ये है विदेशी टेक्नोलॉजी।
अब बहुत लोग मुझे ये कहते हैं कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है इसलिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ये खाना जल्दी बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने उसका अंदाजा निकाला कि प्रेशर कुकर में दाल बनाएं तो 20 मिनट में बनती है और मिट्टी की हांडी में बनाएं तो ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट में बनेगी। 20 मिनट का ही अंतर है, इससे ज्यादा नहीं। और 10 मिनट का अंतर और पड़ेगा सब्जी में। लेकिन मिट्टी की हांडी की जो दाल आप खाएंगे उसका जो स्वाद होगा वो प्रेशर कुकर की दाल में जिंदगी में कभी नहीं मिल सकता। मिट्टी की हांडी में पका हुआ दूध जो पिएंगे उसका जो स्वाद होगा वो किसी एल्यूमिनियम पात्र के दूध में नहीं मिलेगा। मिट्टी की हांडी में जो दही बनाते हैं ना दूध डाल के, उस दही का जो स्वाद होता है वो किसी भी दूसरे पात्र के दही का नहीं होता है। तो स्वाद अच्छा है, क्वालिटी में बहुत अच्छा है, क्योंकि मिट्टी में कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है। शरीर को काम आने वाले 18 सूक्ष्म पोषक तत्व तो मिट्टी में ही है। उसके पात्र का भोजन किसी भी प्रेशर कुकर के भोजन की तुलना में 100 गुना 1000 गुना अच्छा है। तो मेरा आपको सिर्फ एक ही निवेदन है कहने का, वो ये कि हम इस घटाटोप में फंस गए हैं। विदेशों से तकनीकी आ रही है, इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें कुछ खास दम नहीं है। इसलिए आप इस माया मोह से बाहर निकलिए। कोई टेक्नोलॉजी उनके यहाँ से आती नहीं है। जो टेक्नोलॉजी बनाते हैं वो हम बनाते हैं। विकास करना होता है देश का हम करते हैं और आगे बढ़ाना होता है तो हम बढ़ाते हैं। विदेशी कंपनियां तो एक ही चीज लेके आती हैं, जो रद्दी टेक्नोलॉजी उनके यहाँ चल नहीं सकती उसको लाकर यहाँ फेंक दें, और जो वस्तुएं उनके यहाँ